प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का उनके उसके टाइप्स वो सब देखना है। लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो वो वाली चीज़ें समझने के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए इस वाले वीडियो में हम उसके जो बेसिक्स है वो देखेंगे, और इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइप्स। तो इसलिए ये वाला जो वीडियो है वो उसके लिए प्री रिक्विजिट है। तो अभी एकदम शुरू से शुरू करते हैं कि जैसे कि कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है, तो हमने जैसे कि बोला कि एक सिक्का है तो उसको हमने हवा में उछाल दिया। तो अभी उसमें हमें पता है कि हर सिक्के पे दो पहलू होते हैं, या तो हेड या फिर टेल। तो अगर सिक्का उछाला है या तो उस पे जब गिरेगा तब या तो हेड रहेगा या तो टेल रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर कोई सिक्का उछाला है तो उस पे वो जब गिरेगा तो उस पे हेड आ सकता है कि नहीं। मतलब उसको सिंपल कि आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो वो सिंपल है कि मतलब क्योंकि उसके दो ही पॉसिबल आउटकम है, या तो हेड या तो टेल। तो उसमें से एग्जैक्टली कौन सा आएगा वो हमें पता नहीं, लेकिन हेड जो है वो आ सकता है। तो उसको हम बोलते हैं कि पॉसिबिलिटी, कि हेड आने की पॉसिबिलिटी तो है। एग्जैक्टली वही आएगा या फिर टेल आएगा वो पता नहीं, लेकिन हेड आने की पॉसिबिलिटी तो है। तो वो हो जाएगा, हो गई पॉसिबिलिटी। उसके उसी में जब आगे बढ़ते हैं तब हम पूछते हैं कि ठीक है कि हेड आने की पॉसिबिलिटी है। तो अभी ये बताओ कि हेड अगर आ सकता है तो उसका कितना चांस है कि हेड आएगा। तो अगर हमने हवा में सिक्का उछाला है तो अभी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन फिर अभी हेड आने का कितना चांस है। तो हमें पता है क्योंकि सिर्फ दो ही आउटकम है जो पॉसिबल है, या तो हेड या तो टेल। और उसमें भी जब सिक्का उछाला है तो वहाँ पे कोई ऐसा एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं है जो सिर्फ टेल को ज़्यादा फेवर करे, कि सिर्फ वो टेल को ही लेके आए। कोई भी वैल्यू आने का इक्वल चांस है। मतलब या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, कोई भी आ सकता है। वहाँ पे कुछ ऐसा एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं है जो सिर्फ टेल को ही लेके आएगा कि टेल ही आनी चाहिए, ऐसा कोई वहाँ पे नहीं है। जनरल केस में हम जब बात करते हैं तब या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ज़्यादा उधर कुछ हो नहीं। तो मतलब सिंपल जब सिक्का उछाला है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो मतलब इक्वल चांस है दोनों का। तो इसी के उसके लिए हम बोल सकते हैं कि 50% चांस है, कि 50% चांस है कि हेड आएगा और 50% चांस है कि टेल आएगा। और जो हम बोलते हैं कि चांस है उसी को हम बोलते हैं मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 50%। मतलब वही कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, मतलब चांस हेड आने का चांस जो है वो 50% है। तो उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी और 50%। और इसी के मैथमेटिकल फॉर्म में हम बोलते हैं 50/100, वही 0.5, और उसी को बोल सकते हैं 1/2। तो ये था सिंपल प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी का। तो सिमिलरली अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें कि कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट अज्यूम कर रहा हूँ कि वहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट अज्यूम हो रहा है, उसमें पॉसिबल आउटकम्स ये है लेटर्स ए से जे तक 10 लेटर है, जाके जैसे आप में हेड और टेल जो है वो पॉसिबल आउटकम थे कि ये दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती थी। सिमिलरली यहाँ पे इस लेटर में से कोई भी एक लेटर आ सकता है ए से जे तक। तो उसमें यहाँ पे भी सेम कि अगर किसी ने पूछा कि लेटर डी आने का क्या चांस है, तो यहाँ पे भी सेम कि कोई एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं जो सिर्फ लेटर जी को ही आने दे या फिर कोई किसी और लेटर को आने को ज़्यादा फेवर करे, इसलिए हर एक का इक्वल चांस है। तो अगर ये टोटल 10 है तो फिर 10 मतलब इसका 10% चांस रहेगा, इसका 10%, इसका 10%, हर एक का 10% चांस है। तो और हर एक के चांस को अगर हम कंसिडर करेंगे तो मतलब 100% चांस हो जाएगा। तो इसलिए फिर हर एक का 10% चांस है, तो उसी को हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी आउटकम। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी इक्वल टू 10%। तो 10% चांस है, उसी को हम ये लिख सकते हैं, उसी को 1/10 लिख सकते हैं। तो जब हम दोनों एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं, ये वाला और पिछला वाला, कि हमने यहाँ पे देखा था कि इसका 1/2 आया था और इसका मतलब कॉइन वाले में 1/2 आया था और ये लेटर वाले में 1/10 आया था। तो इसको हम ऑब्जर्व करके बोल सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो जब आती है कि अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी को हम ऐसा फॉर्मूला दे सकते हैं कि नंबर ऑफ गेस्ड आउटकम, या फिर जो आउटकम हम जिसका हम देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम अगर देख रहे हैं कि डी का, कि डी आने का क्या चांस है, तो उसका काउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। तो डी का, इसमें डी एक ही है तो इसलिए उसका काउंट एक ही आ जाएगा। और इधर नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, तो टोटल जो अगर 10 है तो यहाँ पे 10 आएंगे। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ से ऑब्जर्व करके देखा कि प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला बन रहा है, और यही फार्मूला हर जगह पे वैलिड है प्रोबेबिलिटी का। तो इसलिए फिर यही वाला फार्मूला जो है वो स्टैंडर्ड बन गया और यही वाला यूज होता है कि जो भी आउटकम है उसका टोटल काउंट। अभी के लिए यहाँ पे डी एक ही है, अगर इसमें 5 डी रहते तो यहाँ पे हम 5 लेते काउंट।
और टोटल में तो एनीवे जो भी टोटल रहेगा वो तो 10। तो अभी के लिए क्योंकि डी एक है तो 1/10। सिमिलरली मतलब ये फॉर्मूला का फायदा क्या हुआ कि जैसे कि ये वाला एग्जांपल है कि यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स ये है, और ये अपना जो डाई है वो जब उसको हम उछालते हैं तब हमारे पास ये वाले 1 से 6 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पे फॉर्मूला से हम डायरेक्ट अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, तो ये 3 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है कि 3 का काउंट इसमें कितना है, तो इसमें 3 एक ही बार है तो उसका काउंट डिवाइडेड बाय टोटल, तो टोटल 6। तो ये मतलब वही कि ये भी 16.6% ऐसा कुछ आएगा अराउंड। तो वही कि मतलब चांस, लेकिन फार्मूला के वजह से क्या होता है कि हम ज़्यादा इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं कि हमें फार्मूला में क्या है, सिंपली हमें काउंट करना है 3 को इसमें, और टोटल काउंट तो सिंपल इधर लिखना है, तो उसका सिर्फ रेशो जो है वो आ जाएगा। तो इसलिए इजीली होता है, हम फार्मूला से निकाल सकते हैं, और इसलिए ये वाला फार्मूला हर जगह प्रोबेबिलिटी में स्टैंडर्ड यूज होता है। तो उसमें अगर बात करें कि एप्लीकेशंस की कि प्रोबेबिलिटी कहाँ-कहाँ पे यूज़ है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़्ड है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज़ होता है। जैसे कि गेम्स जो कसिनो वगैरह रहते हैं वहाँ पे ही होता है, वेदर फोरकास्टिंग, किसी भी तरह के फोरकास्टिंग रहते हैं वहाँ पे भी आता है। उसके बाद फाइनेंस, एआई, एमएल, हर जगह पे है प्रोबेबिलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ होता है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोबेबिलिटी के बाद फंक्शन का हम देखते हैं कि फंक्शन एग्जैक्टली फंक्शन है क्या, क्योंकि हमने मैथ में बहुत जगह सुना होता है कि फंक्शन फंक्शन, लेकिन उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि कोई मैपिंग कंसिडर करो कि ए को हमने मैप कर दिया, मतलब अगर ए है तो उसको हम 1 लिखेंगे, अगर बी है तो 2 लिखेंगे, सी है तो 3। सिमिलरली हर एक लेटर के लिए कुछ ना कुछ आएगा, और जेड के लिए 26 आएगा। तो ये हम मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि मैपिंग कर रहे हैं, कि जहाँ पे हम ए को 1 बोल रहे हैं, बी को 2 बोल रहे हैं, मतलब लेटर्स को लेके उसके करस्पॉन्डिंग नंबर हम बोल रहे हैं, 1 2 3 4, सिमिलरली 26 तक। तो इसी को मैपिंग बोलते हैं। तो समझो कि ये जो मैपर है वो यहाँ पे है, उसमें हम सिंपली इसी वाला सिनेरियो को कंसिडर करके चलेंगे, तो हम यहाँ पे लेटर दे रहे हैं, इनपुट लेटर, और वो मैपर क्या कर रहा है कि वो इनपुट लेटर लेके एक उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू दे रहा है। जैसे कि अगर डी है तो हमने मैपर को डी दे दिया, तो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू 4 आएगी, क्योंकि अगर ए 1 है, बी 2 है, सी 3 है, तो डी 4 ही आएगा। सिमिलरली मतलब ये करस्पॉन्डिंगली बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4 5 6 लेटर्स के हिसाब से, तो इसलिए उस ऑर्डर में डी के लिए 4 ही आएगा। तो ये जो मैपर है उसी को हम फंक्शन बोलते हैं, कि मतलब एक फंक्शन क्या होता है जो एक इनपुट वैल्यू लेता है, और उसी इनपुट वैल्यू के लिए एक कोई आउटपुट वैल्यू देता है जो मैप करके, तो उसी को हम फंक्शन बोलते हैं। तो जैसे कि हम मैथमेटिक्स में बहुत बार हमने देखा है, तो एक सिंपल फंक्शन अगर देखें कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें एक्स जो है वो इनपुट वैल्यू है, तो अगर एक्स के जगह पे इसने 5 ले लिया, तो इसकी मैप करके वैल्यू क्या देगा कि एक्स स्क्वायर बना के देगा कि अगर 5 लिया है तो एक्स स्क्वायर होगा 25, तो ये 25 देगा। अगर समझो कि ये वाला फंक्शन यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये 5 लेगा, और एक्स स्क्वायर है तो 25 होगा, और यहाँ पे आउटपुट में 25 मिलेगा। तो बस यही फंक्शन होता है। और फंक्शन की और एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि वो एक अगर इनपुट है तो उसके लिए एक ही वैल्यू देगा वो, एक ही डिटर्मिनिस्टिक वैल्यू, हर बार वही वैल्यू मिलेगी। ऐसा नहीं कि एक बार इधर से 5 दे दिया, यहाँ पे 25 आ गया, उसके बाद फिर कभी दिया 5 तो यहाँ पे कुछ 50 आ गया, ऐसा नहीं होता। कोई एक वैल्यू दी है तो उसकी कोई एक ही वैल्यू आएगी, एक ही रहेगी, उसकी कोई अलग वैल्यू नहीं होगी। तो वो एक फंक्शन की प्रॉपर्टी बोल सकते हैं कि कोई भी एक वैल्यू के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी, यूनिक वैल्यू, कोई और वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये था फंक्शन। तो एक फंक्शन यूज होगा हमें इस वाले में। तो जैसे कि एक्सपेरिमेंट समझो कोई भी, वही वाला अपना सिक्के वाला, कि उसको हमने उछाला है, उसमें से या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो उसमें हम जो एच टी है ये जो है हेड या फिर टेल, तो या फिर वो वर्ड्स है या फिर वो लेटर्स है। तो हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन लेते हैं, और जहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर एच दिया तो एच के लिए वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 देगा, अगर टी दिया तो टी के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 देगा। तो यहाँ पे मतलब ये 0 1 वैल्यू को ही यहाँ पे हमने ऐसे सुटेबल होने के लिए है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, कि पहला क्वेश्चन कि हमें हेड और टेल का ये वैल्यू में क्यों करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्यों लेनी है, और दूसरा क्वेश्चन कि ये रैंडम
ये जो वर्ड इसका क्या मतलब है, इसको क्यों ये यहाँ पे क्या कर रहा है, सिंपली उसको फंक्शन क्यों नहीं बोल देते। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि एक फंक्शन है जो आउटकम से हर एक आउटकम को एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू देगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई कि ये 0 1 वैल्यू क्यों है, और मतलब 0 1 वैल्यू हमें वैल्यू क्यों चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन कि वो 0 1 ही क्यों दे रहा है, कुछ और वैल्यूज क्यों नहीं दे रहा। तो सबसे पहला पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि ये 0 1 क्यों दे रहा है, मतलब वैल्यूज का क्या करना है। तो क्या है कि जब प्रोबेबिलिटी में आगे जाके ब्रांचेस उसकी बनती है, तो कुछ कुछ जगह पे क्या होता है कि हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। तो वहाँ पे हम हर जगह हेड टेल जो वर्ड्स है उसको एज इट इज यूज नहीं कर सकते, हमें वहाँ पे नंबर्स चाहिए होते हैं ताकि जो कैलकुलेशन है वो सही से हो सके। तो इसलिए हमें नंबर्स चाहिए, वहाँ पे हम हेड टेल या फिर एच टी यूज नहीं कर पाएंगे। और अगर कर भी सकते हैं तो वहाँ पे थोड़ा वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा सिनेरियो, इसलिए हम नंबर्स यूज करते हैं। तो इसलिए हम जनरली क्या करते हैं कि एक फंक्शन लेते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट, जैसे कि यहाँ पे ये वाला एक्सपेरिमेंट है तो उसके आउटकम्स ये है, जो मतलब आउटकम्स, तो उसके आउटकम्स के लिए जो नंबर्स जनरेट करने का काम, करस्पॉन्डिंग नंबर जनरेट करने का काम एक फंक्शन करता है, और उसी फंक्शन को हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। तो अभी रैंडम वेरिएबल की तरफ बाद में आते हैं, पहले कि इतना समझो कि एक फंक्शन है जो हम यूज करते हैं जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू देगा। तो अभी दूसरा क्वेश्चन कि 0 1 ही क्यों, कोई और वैल्यू क्यों नहीं, 100 और 200 क्यों नहीं। तो यहाँ पे ऐसा कोई मतलब ये कुछ 0 1 ही आना चाहिए ऐसा नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, हमें सिर्फ एच और टी के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे चाहे तो कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, 1000 इसके लिए 2000 भी लिख सकते हैं, लेकिन 0 1 का क्या होता है कि जनरली 0 1 ज्यादा सुटेबल हो जाता है हर एक मतलब जो इक्वेशंस आगे जाके बनते हैं कैलकुलेशन, वहाँ पे ज्यादा अच्छे से ये सूट हो जाता है, तो अच्छे से चीजें रिजॉल्व हो जाती है, इसलिए हम 0 1 लेते हैं। लेकिन कोई ऐसा रूल नहीं है कि 0 1 ही लेना चाहिए, लेकिन फिर जो भी हम वैल्यू लेंगे उसी को हम, अगर हमने यहाँ पे 100 और यहाँ पे 200 लिया, तो उसी वैल्यू को पकड़ के आगे हमें जो भी पूरा कैलकुलेशन है उसी के लिए करना पड़ेगा, फिर वो वैसा ही रहेगा। तो मतलब कुछ इश्यूज ना आए, और इसलिए हम 0 1 लेते हैं ताकि वो स्टैंडर्ड रहे। अगर किसी ने 0 1 लिया, कोई और आएगा तो वो भी 0 1 देख के समझ जाएगा, अच्छा ठीक है ये 0 1 जो हो एच आर टी के लिए है, तो मतलब वाइडली एक्सेप्टेबल है, इसलिए हम 0 1 लेते हैं। तो बस यही कि ये एक सिंपल फंक्शन है जो हर एक आउटपुट को एक कोई भी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करता है बस, और उसी फंक्शन को रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। अभी यहाँ पे कि इसको रैंडम सिंपल फंक्शन है, तो कोई भी फंक्शन क्यों मतलब नाम ही देना था तो कुछ भी बोल सकते हैं कि एक्स फंक्शन, वाई फंक्शन, जो भी नाम दे सकते थे। तो ये रैंडम वेरिएबल है, ऐसा क्यों नाम दिया है उसमें, तो मतलब रैंडम वेरिएबल के नाम से जैसे लगता है कि कोई वेरिएबल है, तो वो थोड़ा देखा जाए तो थोड़ा मतलब कंफ्यूजन तो है कि वो मैथमेटिशियंस ने जब उसका नाम दिया तो वो थोड़ा ज्यादा ही मतलब उसके कुछ ज्यादा ही क्या बोलते हैं उसमें ज्यादा ही ऑब्जर्वेशन या फिर कुछ ज्यादा ही उसका मीनिंग निकाल के उसको नाम दिया है। तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अगर चालू कर दिया तो वो कुछ अलग ही बातें चालू हो जाएगी, और वो कुछ मतलब उसका कुछ फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ अलग ही है, वो ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ाने का ही काम करता है। तो इसलिए अभी के लिए हम उसको उसमें नहीं जाएंगे, हम इतना समझेंगे कि रैंडम वेरिएबल जो है वो नाम नाम में नहीं जाएंगे। हम इतना बोलेंगे कि रैंडम वेरिएबल एक सिंपली एक फंक्शन है जो क्या करता है कि जो भी आउटकम्स है हर एक आउटकम के लिए एक वैल्यू असाइन कर देता है, बस इतना ही सिंपल, बाकी कुछ नहीं। तो ये था अपना रैंडम वेरिएबल। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने से पहले हमें और चार टर्म्स है उनके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे उसमें से दो टर्म्स जानेंगे। सबसे पहले कि डिस्क्रीट नंबर्स, कि डिस्क्रीट नंबर्स मतलब क्या। तो जैसे कि ये कोई क्लास है तो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, कोई क्लास में हम बोल सकते हैं कि 20 बच्चे हैं, किसी दूसरे क्लास में 21 है, किसी और में 22 है। तो ये मतलब एक कि नंबर एक नंबर आ रहा है, इसका क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो उसकी वैल्यू जो है कोई नंबर आ रहा है, एक सर्टेन नंबर। और उसके बाद सिमिलरली अगर ये बुक्स है, तो कोई भी बुक है तो एक अगर बैग है तो उसमें किसी बैग में समझो कि 6 बुक्स है, किसी और बैग में 5 बुक्स है, किसी और में कुछ 3 ही बुक्स है। तो ऐसा जो नंबर्स उसको जो सिमिलरली कार का तो जो अपनी ये नंबर लाइन है उसमें अगर हम कंसिडर करें तो ये नंबर लाइन में अगर मतलब -2 -1 0 1 2 3, तो ये जो अगर हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कह देखें तो ये जो नंबर्स है वो हम बोल सकते हैं कि सर्टन है, यहाँ से -2 आएगा, उसके बाद -1 ही आएगा,
उसके बाद 0 ही आएगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। तो मतलब ये इसको हम डिस्क्रीट बोलते हैं कि ये इसके बाद ये, इसके बाद यही आएगा, उसके बाद यही आएगा। तो कुछ सर्टन मतलब सर्टेनिटी है, या फिर उसको हम बोल सकते हैं कि काउंटेबल है। यहाँ से अगर यहाँ तक हम जाए तो हम कोई भी अगर मतलब हर बार देखें तो काउंटेबल से रहेंगे कि अगर ये इसके बाद क्योंकि यही आएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 ही है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिनेरियो सेट कर रखा है कि -2 के बाद -1 ही आएगा, उसके बाद 0 ही आएगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2, मतलब यही आएंगे। तो ऐसे जगह पे हम बोलते हैं कि ये जो नंबर्स है वो काउंटेबल है या फिर डिस्क्रीट है। उसके विपरीत जब हम बोलते हैं कि जैसे कि ये लाइन है या मतलब डिस्क्रीट नंबर्स में ही अगर कोई है तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे एक है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये मतलब कुछ काउंटेबल है, तो इसलिए हम उसको डिस्क्रीट बोलते हैं। सिमिलरली जब उसके मतलब उसके विपरीत जब कंटिन्यूअस नंबर्स की बात आती है, तब जैसे कि कोई एग्जांपल है हाइट का, तो जो हाइट है अगर किसी की 1.8 मीटर है, तो तो अभी ये नहीं बोल सकते कि इसके बाद जो भी आएगा उसकी हाइट 2 मीटर ही होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाइट जो है वो कंटिन्यूअस है, किसी की अगर 1.8 मीटर है तो किसी की 1.87 हो, सॉरी 1.87 हो सकती है, किसी की 1.85 हो सकती है, किसी की 1.556 ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज है वो मतलब कंटिन्यूअसली कुछ भी हो सकती है, 1.8 के बाद कुछ भी वैल्यू आ सकती है। कंटिन्यूअस मतलब हम जो पॉसिबल वैल्यूज है वो सारी आ सकती है, 1.81, 1.82, 1.8111, 1.8001। तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे कुछ ऐसा सर्टन नहीं है कि इसके बाद यही वैल्यू आएगी। तो इसको हम कंटिन्यूअस बोलते हैं कि जो वैल्यूज है वो कंटिन्यूअस है। सिमिलर जैसे कि जो अगर हम कोई नंबर लाइन बोले तो यहाँ पे अगर 0 है तो 0 के बाद डायरेक्ट 1 ही आएगा, ऐसा नहीं। जाके 0 है तो हम बोल सकते हैं कि 0 के बाद 0.1 भी आ सकता है। कोई बोलेगा नहीं मैं 0 के बाद किसी ने बोला कि मैं 0 के बाद 0.1 लूंगा, कोई बोलेगा नहीं मैं 0 के बाद 0.001 लूंगा, कोई आके बोलेगा मैं 0.00001 लूंगा। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूअस फॉर्म है, यहाँ पे कोई डिस्क्रीट नहीं है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कंटिन्यूअस है। तो इसलिए यहाँ पे इसको हम इस वाले सिनेरियो में हम कंटिन्यूस बोलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि हम हमने डिसाइड किया था कि इसके बाद यही आएगा, इसके बाद वही आएगा। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा कि यहाँ से ये कंटिन्यूस चलता जाएगा, इसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है। इसको हम ऐसी वैल्यूज को हम बोलते हैं कंटिन्यूस, और जो सिंपल रहती है वैल्यूज उनको हम डिस्क्रीट बोलते हैं। उसे उसी प्रकार हमें और दो चीजें हैं जो जाननी जरूरी है। उसमें से पहली है मास फंक्शन, सॉरी मास। दूसरी, पहला मास है तो मास को हम जानते हैं। तो यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि हम जो मास की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम एकदम जनरल केस में बात कर रहे हैं। कुछ किसी और सिनेरियो में इसकी वैल्यू कुछ और हो सकती है, मतलब ये अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका वो बहुत ज्यादा मतलब जनरल केस कंसिडर कर रहे हैं हम, कि हम ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जा रहे, ज्यादा फिजिक्स में नहीं घुस रहे। हम सिर्फ ऊपर ऊपर देख रहे हैं, इसलिए हमें, ताकि हमारा जो डिस्कशन रहे वो स्मूथ रहे, इसलिए हम एकदम मतलब जनरल केस बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा डीप जाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे डीप क्वेश्चंस यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करेंगे, वरना फिर कोई और डिस्कशन चालू होगा, इसलिए। तो ये डिस्क्लेमर के साथ अभी हम बात करते हैं मास की। तो जब हम मास की बात करते हैं तो मास को हम बोल सकते हैं कि वेट बोल सकते हैं कि मास जो है उसी को वेट, जैसे कि कोई भी एक एलिमेंट है। तो जैसे कि कोई भी एक अगर बॉल है, समझो कि ये आयरन का बॉल है, तो अगर उसका मास है तो उसका जो वेट रहेगा वो अगर समझो कि 10 kg है, तो उसका मतलब उसी को हम जनरली मास बोल देते हैं कि मास उसका 10 kg है। तो यहाँ पे नोटिस करने की चीज ये है कि जब मास जो है वो जब तब सिनेरियो में आता है जब हम किसी एक एलिमेंट की बात करते हैं, तब हम मास टर्म यूज करते हैं। और सिमिलरली अगर कोई एक बक्सा है उसमें बहुत ज्यादा छोटे छोटे बॉल है, तो वहां पे जब बहुत ज्यादा बॉल होते हैं तब हम बोलते हैं कि जो बॉल है वो बक्सा में जो बॉक्स है उसमें जो बॉल्स है उसकी डेंसिटी क्या है, मतलब कितना ज्यादा डेंस है वो मामला, जो भी हो कितना ज्यादा डेंस है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो सब ज्यादा डेंस मतलब वो है कि घना, कितना घना है, बहुत ज्यादा सब एकदम अटैच्ड है तो बहुत ज्यादा डेंस है, सब कुछ एकदम डेंस है, सब कुछ घना है। और यहाँ उसके विपरीत यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्री स्पेस है, कि यहाँ पे सिर्फ एक बॉल, उसके बाद इतनी फ्री स्पेस, यहाँ पे फ्री स्पेस, तो ये थोड़ा कम घना है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि लेस डेंस है। तो मतलब डेंसिटी तब सीन में आती है जब हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं,
तब हम डेंसिटी को कंसिडर करते हैं कि डेंसिटी मतलब वही कि उसकी घनता कितनी है उसमें, उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे मतलब मेन, इससे हमें फिजिक्स में नहीं घुसना, इसलिए मेन इससे नोटिस ये है कि जब डेंसिटी की बात होती है तब हम बहुत ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की बात करते हैं, और जब मास की बात होती है तब हम सिर्फ एक ही एलिमेंट की बात करते हैं। यही यहाँ से टेक अवे है, बाकी ज़्यादा अंदर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की तरफ। तो जो अपना मास फंक्शन है, तो वहाँ पे क्या है कि कोई भी एक सिंपल अपना वही वाला एक्सपेरिमेंट हम लेते हैं कि कॉइन वाला सिक्का हमने उछाल दिया, द आउटकम पॉसिबल है। उसके बाद अभी क्या है कि हमें इसका क्वेश्चन अपना ये था कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मतलब वही कि एक फंक्शन रहेगा, वो क्या करेगा कि हेड को लेगा और बताएगा कि हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब एच इनपुट लेगा और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी देगा, और उसी को हम फंक्शन बोलते हैं। सिमिलरली वो जब टी देंगे तो टेल को इनपुट में लेगा और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी देगा, तो उसके वैल्यू कुछ भी रहे, तो उसका जो जो ये अपना फंक्शन है उसी को हम बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो यहाँ पे जो मास है वो मतलब इसके लिए करस्पॉन्डिंग है कि अगर ये जो वैल्यूज है हम देख सकते हैं कि ये डिस्क्रीट वैल्यू है कि एच उसके बाद टी कुछ भी रहेगा, तो और आगे वाले जैसे कि ये वाला एग्जांपल है कि अपना डाई को हमने रोल कर लिया, तो उसमें आउटकम्स पॉसिबल क्या है कि या तो एक आ सकता है, फिर दो, तीन, चार, पाँच, छः, तो ये आ सकते हैं। तो ये वैल्यू जो है डिस्क्रीट है, एक के बाद दो ही आएगा, दो के मतलब तीन या फिर चार, यही वैल्यूज आ सकती है। यहाँ पे कुछ कंटिन्यूस नहीं कि 1.1 नहीं आएगा या फिर 1.01 नहीं आएगा। तो इसलिए ये जो वैल्यूज है यहाँ पे हम मास फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो ये फंक्शन क्या करेगा, सिंपली जैसे कि अगर तीन है तो फंक्शन क्या करेगा कि तीन को इनपुट में लेगा, और वो फंक्शन उसकी तीन की प्रोबेबिलिटी जो भी है वो रिटर्न करके देगा, बस इतना ही। मतलब फंक्शन का हमने देखा था, फंक्शन क्या करता है कि एक इनपुट वैल्यू लेता है और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू देता है। तो इस वाले सिनेरियो में क्या होगा कि तीन को वो इनपुट में लेगा और उसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू आउटपुट में देगा, तो बस उसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो मतलब मास जो है वो करस्पॉन्डिंग है कि डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए। तो अगर पीएमएफ ऑफ अगर चार है तो हम क्या बोलेंगे कि पीएमएफ ऑफ फोर, तो वो क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर, क्योंकि ये मास फंक्शन क्या कर रहा है कि चार को इनपुट में ले रहा है और उसी को उसकी जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो रिटर्न दे रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि पीएमएफ ऑफ फोर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर। तो वो सिंपल, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है वो सिंपल प्रोबेबिलिटी वैल्यू ही है। तो ये था मास फंक्शन का। तो सिमिलरली ये था मास के लिए। तो सिमिलरली अब डेंसिटी के लिए है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो क्योंकि हमने देखा है कि डेंसिटी तब सीन में आती है जब वैल्यूज कंटिन्यूअस रहती है। तो कंटिन्यूअस का एग्जांपल क्या है कि हाइट वाला, कि अगर एक क्लास है उसमें 60 बच्चे हैं तो उसकी हाइट जो है वो कंटिन्यूअस हो सकती है। किसी की समझो 160.75 है, किसी की 172.01 है, किसी के बीच में 165.79 हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। तो ऐसी जगह पे हम बोलते हैं कि कंटिन्यूअस है मामला। तो इसलिए ऐसी जगह पे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यूज करते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या था कि अगर चार की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम सिंपली चार को उठा के प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में देते थे और वो फंक्शन हमें वैल्यू रिटर्न करके देता था। सिमिलरली यहाँ पे अगर क्वेश्चन क्या रहेगा कि अगर कोई क्लास है उसमें 60 बच्चे हैं, तो 60 में से कोई भी एक बच्चा हमने रैंडमली चूज कर लिया, तो अभी उस बच्चे मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस बच्चे की जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर से लेकर 165 सेंटीमीटर के बीच में रहेगी। मतलब ये व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइट हैविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग हाइट इन द रेंज ऑफ 160 सेंटीमीटर टू 165 सेंटीमीटर। तो ये हुआ सिंपल ये क्वेश्चन जो है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए हम डेंसिटी वाला, क्योंकि हमें पता है कि कंटिन्यूअस में सिर्फ एक एलिमेंट का हम बात नहीं कर सकते जो कंटिन्यूअस है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगी, मतलब रेंज आएगी कि 160 से 165। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो एक रेंज है। तो ऐसे वाले रेंज वाले में हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यूज करते हैं। तो वो क्या करेगा कि हमें डेंसिटी रिटर्न करके देगा कि 160 हाइट जो है 160 से 165 के बीच में जो हाइट है उसकी डेंसिटी क्या है, मतलब क्लास में
क्या डेंसिटी है जो मतलब वही कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस बच्चे की हाइट इसमें रहेगी। तो उसी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस वाले हाइट में या फिर इस वाले रेंज में हाइट्स जो है उसकी डेंसिटी क्या है, या फिर उसी को हम बोल सकते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सिंपली उसको हम बोलते हैं कि पीडीएफ फंक्शन है जो क्या करेगा कि इनपुट में रेंज लेगा कि 162 165 और उसकी हमें वैल्यू ला के दे देगा। मतलब उसी को हम बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी वैल्यू। तो अभी यहाँ पे क्योंकि ये इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे रेंज है तो इसलिए इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है। तो इंटीग्रेशन के लिए हमने डिटेल में वीडियो देखा है जहाँ पे हमने डिटेल में बात करी है उसके एकदम ओरिजिन से, वो क्यों है, कहाँ से आया, क्यों आया, सब कुछ देखा है। इसलिए वो हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन वो वीडियो देख लेना, वो अच्छे से समझ जाओगे क्या है। पूरा उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और आई बटन में भी मिल जाएगी। तो अभी ये अपना था कि प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे सिंपल ये है कि हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है कि हमने रैंडम एक बच्चे को उठा लिया, अब उसकी हाइट जो है, क्या चांस है कि उसकी हाइट इस वाले रेंज में रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या करेगा कि ये वाले रेंज लेगा और उसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू देगा कि उस रेंज में हाइट होने की प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या है। सिंपल। और हमें पता है कि ये जो है वो कंटिन्यूस के लिए यूज होता है। तो अभी ये मतलब वही है कि आएगी तो एंड में प्रोबेबिलिटी है। मतलब इसमें भी आ तो रही थी प्रोबेबिलिटी ही, लेकिन क्योंकि ये डिस्क्रीट वाला सिनेरियो था तो इसमें हम पीएमएफ यूज कर रहे थे, मास फंक्शन। और ये वाला कंटिन्यूस सिनेरियो है तो उसमें डेंसिटी फंक्शन यूज करते हैं। लेकिन एट द एंड मिलने वाली तो प्रोबेबिलिटी है और हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, तो उसका कोई सीन नहीं है। तो उसके बाद अभी आते हैं अपन क्यूमुलेटिव मास फंक्शन की तरफ। तो अभी क्यूमुलेटिव मास फंक्शन को डिस्कस करने से पहले कि हाँ, यही वाला एग्जांपल से हम देखते हैं कि अगर हमने बोला कि ये वाला एलिमेंट है तो उसका वेट कितना है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका वेट 10 केजी है। तो ये था एक एक एलिमेंट के लिए। तो अभी जैसे कि हम बोल सकते हैं कि इस बॉक्स में समझो कि ये वाला एक, ये यही वाले सब भरे हुए हैं और एक का वेट हमें पता है कि 10 केजी। हमने पहले क्वेश्चन पूछा था कि एक का वेट कितना है, तो वो हमें पता चला 10 केजी, 10 केजी। तो अभी हमने क्वेश्चन पूछा कि हमें बताओ कि इसमें क्यूमुलेटिव वेट कितना है। क्यूमुलेटिव मतलब सबका मिला के। क्यूमुलेटिव का मतलब ये होता है कि सबका मिला के, सबका जोड़ के। तो अभी सबका जोड़ के मतलब इसका प्लस इसका प्लस इसका, तो एक का 10 है, मतलब सबका 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का तो 80 होगा। तो इसलिए मतलब क्यूमुलेटिव मतलब सबका जोड़ के बताओ। तो वही वाला अभी अपने यहाँ पे है कि क्यूमुलेटिव मास फंक्शन। तो हमने मास फंक्शन पहले से ही देखा है। यहाँ पे हमने देखा था कि इसको हम सिंपली मास फंक्शन भी बोल सकते हैं, मतलब इंटरचेंजेबल है तो बोल सकते हैं कि मास फंक्शन। तो मास फंक्शन में हम क्या बहुत देखते थे कि हमने देखा था कि हमने क्वेश्चन क्या रहता है कि चार जो है, चार का चार की जो चार आउटकम है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मास फंक्शन क्या करेगा कि चार को इनपुट में लेगा और उसकी प्रोबेबिलिटी आउटकम देगा। तो ये एक की बात हो रही थी। और क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि मतलब क्यूमुलेटिव में वही मतलब ये जब मास फंक्शन नॉर्मल होता है तब हम सिर्फ एक की बात करते हैं कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दो 2 आने की क्या है, सिमिलरली 6 आने की क्या है। लेकिन क्यूमुलेटिव में क्या करते हैं, हमें पता है कि सबको जोड़ना है, लेकिन सबको नहीं, मतलब कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जोड़ना है। जैसे कि कोई क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3, तो मतलब कि 3 और 3 से कम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मतलब अगर हमने डाई को रोल कर लिया तो अभी क्या चांस है कि उसमें 3 या फिर 3 से कम वैल्यू आएगी। तो सिंपल, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, सिंपली मतलब जोड़ना है बस। तो वही कि 3 या फिर 3 से कम मतलब सिंपल अपने पास डाई है तो हमने उसको ऐसा उछाल लिया, तो अभी उसमें 3 या फिर 3 से कम वैल्यू आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सिंपली अपने को सिर्फ ऐड करना है कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी प्लस 2 आने की प्रोबेबिलिटी प्लस 3 आने की प्रोबेबिलिटी, सिंपली। और सिमिलरली अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि अगर कोई डाई उछाल लिया तो उसमें से 4 या फिर 4 से ज़्यादा आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस 5 प्लस 6, सिंपली अपन को ऐड करना है। तो सिंपली क्यूमुलेटिव का मतलब वही होता है कि सिर्फ जोड़ना है बस। तो ये था मास के लिए। तो हमें पता है कि अगर मास के लिए कुछ है तो सिमिलरली डेंसिटी के लिए भी कुछ होगा, लेकिन उसमें आइडिया वही रहेगी। तो उसके उसमें भी वही कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो अभी आइडिया वही है कि सिर्फ जोड़ना है। तो लेकिन सिर्फ इसमें कंटिन्यूअस के लिए, यहाँ पे हमने देखा था डिस्क्रीट के लिए। जब आउटकम्स डिस्क्रीट थे तब हमने ये वाला सीएमएफ लगा दिया था। लेकिन यही वाली कंसेप्ट उठा के
लगानी है कंटिन्यूअस के लिए, कंटिन्यूअस आउटकम्स के लिए। तो वही वाला एग्जांपल की हाइट ये वो सब है। अभी क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज, हमने किसी भी रैंडमली बंदा पकड़ लिया और उसकी हाइट जो है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट हैज हाइट लेस देन इक्वल टू 170 सेंटीमीटर। तो एक 170 से कम होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उसके लिए वही मतलब ये वही, क्योंकि वही कि हमें 170 तक जो भी है उसका सिर्फ जोड़ना है, क्योंकि हम क्यूमुलेटिव बोल रहे हैं तो सिर्फ जोड़ना है। तो उसमें हम बोल सकते हैं कि हाँ, प्रोबेबिलिटी हाइट लेस देन इक्वल टू 170 इक्वल टू, मतलब 170 तो मैक्सिमम है, तो 170 तक। और यहाँ पे क्या है कि हम जो जो रेंज लेते हैं हम जब सीडीएफ में, तो हम जनरली यहाँ पे ट्राई करते हैं कि यहाँ पे सबसे छोटा नंबर रहे। तो सबसे छोटा नंबर हम जो जनरली कंसिडर करते हैं वो है माइनस इन्फिनिटी। तो हमें यहाँ पता है कि हाइट जो है वो जीरो से ही स्टार्ट होगी कोई भी चीज़ की, मतलब ज़रूरी नहीं कि स्टूडेंट कोई इंसान की बात हो रही है यहाँ पे। जनरली जो हाइट है वो पॉजिटिव ही रहती है, मतलब जीरो से आगे ही रहती है। इसलिए हाइट जो है वो जीरो से स्टार्ट होती है। तो हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाइट लेस देन इक्वल टू 70, तो जीरो से लेके 170 की रेंज दे सकते हैं। उससे भी आंसर वही आएगा, क्योंकि एट द एंड प्रोबेबिलिटी आने वाली है। लेकिन यहाँ पे हमने माइनस इन्फिनिटी इसलिए लिया है क्योंकि जब ये तो जीरो से हुआ इस वाले केस में, लेकिन जनरली जब हम दूसरे एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ पे माइनस, मतलब हम चाहते हैं कि उस पे ऐसा हो सकता है कि कहीं पे यहाँ पे जीरो आया, कहीं पे -10 आया, कहीं पे -20 आया, कहीं पे -25 आया। तो वो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड वे ये है कि हम ट्राई करते हैं कि जब भी हम सीडीएफ की बात करें तो जो सबसे छोटा नंबर है उसको हम माइनस इन्फिनिटी लिख के छोड़ दें, ताकि उसका कंफ्यूजन ना रहे और हर जगह वो कंसिस्टेंट रहे। और क्योंकि मैक्सिमम रेंज तो हमें वही है जो भी हमने क्वेश्चन में पूछा है, वही रहने वाली है। लेकिन लिखने के लिए यहाँ पे हम माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे, लेकिन जो कैलकुलेशन होगा वो जीरो से ही होगा, क्योंकि निगेटिव में तो हाइट नहीं होती, तो इसलिए होगा तो जीरो से ही कैलकुलेशन। लेकिन फिर भी लिखने के लिए हम स्टैंडर्ड टर्म माइनस इन्फिनिटी लिखते हैं। हम चाहे तो जीरो भी लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं है, उसकी भी वैल्यू यही आएगी। तो ये सिर्फ मतलब वही एट द एंड आने वाली प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये सिर्फ मतलब नोटेशन का डिफरेंस है बस। तो इसमें क्या था कि सिंपली ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जहाँ पे हम बोलते हैं कि अगर कोई भी रैंडमली बच्चा पकड़ा है तो उसकी जो हाइट है वो 170 से कम उसका क्या चांस है कि उसकी हाइट 170 से कम हो सकती है। तो वही कि सिर्फ इंटीग्रेशन है, 170 तक जाना है सबसे कम से लेकर, तो माइनस इन्फिनिटी से 170 तक। और ये पीडीएफ सिंपली ये फंक्शन है, वही की वैल्यू निकाल के दे देगा अपने को। तो सिंपली ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू मिलेगी। और फिर से वही बात कि इंटीग्रेशन के लिए हमने वीडियो डिटेल में देखा था, वो देख लेना, पूरा समझ जाओगे क्या उसमें है। एकदम डिटेल में हमने डिस्कस किया था। तो इसके बाद अभी ये लास्ट वाली कंसेप्ट है अपनी, ये लास्ट वाला टर्म बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है, या फिर उसमें बहुत आगे जाके बहुत तकलीफ होती है लोगों को, इसलिए उसको हम एकदम डिटेल में एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो सिंपल एग्जांपल कि कोई एक गांव है, उसमें 100 घर है टोटल। तो मतलब गांव में जनरली रहते हैं 100 अराउंड, मतलब 100 घर तो रहते हैं, क्योंकि जनरली गांव जो है फैला हुआ रहता है, कुछ घर यहाँ कुछ घर वहाँ ऐसे ऐसे रहते हैं। तो ऐसे वो 100 ही रहते हैं जनरली। तो ये एकदम रियल केस सिनेरियो है कि एक गांव है उसमें 100 घर है। तो अभी क्वेश्चन अपने पास ये है कि अगर हमने रैंडमली कोई भी एक हाउस चूज कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, तो उसमें उसमें जो लोग हैं, तो उसकी मतलब क्या, कितने लोग हो सकते हैं उसमें, नंबर क्या है कि अभी मतलब सिंपली अपन रीड करते हैं कि इफ वी सिलेक्ट एनी रैंडम हाउस, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग इन इट। तो नंबर मतलब काउंट क्या होगा उन लोग, उसमें जो भी फैमिली मेंबर्स है उसका काउंट क्या होगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है उसकी, कोई भी, जैसे कोई भी गाँव है उसमें 100 घर है, तो उसमें से कोई हमने एक रैंडमली चूज कर लिया। अब उसमें जो फैमिली मेंबर्स है उसका काउंट क्या होगा, 4 होगा, 5 होगा, 3 होगा, क्या होगा। तो जो ऐसा वाला क्वेश्चन है उसमें हम चाहते हैं कि हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मिले, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ, मतलब उससे भाई की एक्सपेक्टेशन क्या है, या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू, या फिर हमें हिंदी में उसे हम बोलते हैं कि वही कि क्या, मतलब आशा क्या है कि क्या 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 काउंट हो सकता है। तो वो एक्सपेक्टेड वैल्यू उसी से, उसी को हम बोलते हैं। तो उसका हम एक एग्जांपल के साथ उसको हम देखते हैं अभी। तो अभी हमने किसी ने अगर रैंडमली बोल दिया कि
100 घर है, कोई भी एक पकड़ो और बताओ उसमें कितने लोग हो सकते हैं। तो अभी हम ऐसे ही किसी भी डेटा के बिना डायरेक्टली नहीं बोल सकते ना, ऐसे थोड़ी कि रैंडमली कुछ भी नहीं बोल सकते। तो मतलब कुछ डेटा होना चाहिए तभी उसमें कुछ बोल पाएंगे। ऐसे ही रैंडमली तो ऐसे तुक्का तो नहीं मार सकते कि 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। तो क्योंकि हर हर एक गांव अलग अलग हो सकता है, मतलब अपना हर हर एक गांव का कुछ अलग अलग हो सकता है। मे भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने एक गांव देखा था उसमें हर एक घर में 4 लोग थे। तो अगर हमने कोई भी घर पकड़ लिया तो उसमें 4 ही मिलेंगे, लेकिन वो गांव अलग था, ये गांव अलग है, हर एक गांव का अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए हम ऐसे तुक्का नहीं मार सकते कि 4 लोग 5 लोग। हमें अगर किसी यहाँ पे बोला है कि कंसिडर अ विलेज, तो कोई एक विलेज की बात हो रही है, तो हमें उसी घर के, उसी विलेज के, उसी गांव का कुछ तो डेटा होना चाहिए तभी उसके बारे में कुछ बोल पाएंगे। ऐसे रैंडमली कुछ भी नहीं बोल सकते। इसलिए क्वेश्चन में अपने पास डेटा थोड़ा बहुत दिया हुआ है, कि बोला है कि हमने ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने रैंडमली उस 100 में से 10 पकड़ लिए, चूज कर लिए, और उसमें हमने नोट कर लिया कि हर एक घर में कितने लोग हैं। तो ये जो है वो हाउस नंबर है, कि ये रैंडमली चुना है कि हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, हाउस 10। और ये नंबर ऑफ पीपल, उसमें लोग कितने थे। तो पहले घर में 2 लोग थे, दूसरे में 5 थे, तीसरे में 3 थे, चौथे में 2 थे, ऐसे ही ये सिमिलरली हर एक घर में इतने इतने लोग थे। तो किसी एक घर में 10 लोग भी थे, ऐसा भी कोई घर मिल गया था उनको। तो ये डेटा अपने पास दिया हुआ है। तो अभी अपने को इस डेटा के आधार पर हमें ये वाला क्वेश्चन का आंसर देना है, कि हमें बोला है कि हमने रैंडमली 10 चीजें, 10 घर सिलेक्ट कर लिए थे, और उसका ये डेटा है, ये है कि हर एक घर का ये नंबर ऑफ पीपल, उसमें फैमिली मेंबर्स, मतलब जो भी उस घर में रहते हैं उसका फैमिली मेंबर्स का काउंट यहाँ पे है। तो इस बेसिस पे अभी क्वेश्चन है कि अभी ये बताओ कि अभी अगर रैंडम ये वाला जो 100 घर है उसमें से अभी अगर हमने रैंडमली कोई भी एक चूज कर लिया, तो उसमें कितने लोग हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड काउंट क्या है, ये वाला क्वेश्चन है। तो उसके लिए पहले हम इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। तो उसके उसके बेसिस पे हम इसका आंसर करेंगे। तो पहले इसको एनालाइज करते हैं, कि हम पहले देखते हैं कि ये टोटल घर है, उसमें ये नंबर ऑफ लोग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी वैल्यू निकालेंगे, कि अगर एक घर है तो उसमें 2 लोग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यहाँ पे है कि हाँ, अगर ये वाला सेम वाला इक्वेशन है, सेम वाला टेबल है, अगर एक घर है तो उसमें 2 लोग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 लोग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सिमिलरली ये हम सिंपली निकाल सकते हैं। हमने देखा है कि हमें क्या करना है कि ये जो है आउटकम्स, उसमें उसमें अगर 2 का बोल रहे हैं कि हाउस विथ 2 पीपल, तो 2 का हम काउंट लिखेंगे और टोटल काउंट लिखेंगे। तो हमने देखा कि 2 जो है वो 2 बार आ रहा है, तो इसलिए हमने एक बार 2 लिख दिया, यहाँ पे टोटल काउंट 10। सिमिलरली हमने 3 के लिए किया, 4 के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए, सिंपली प्रोबेबिलिटी निकाल ली। तो हर एक की प्रोबेबिलिटी ये आ रही है अपने पास, सिंपल प्रोबेबिलिटी, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं। तो सिंपल प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अभी एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है वो हम कैसे निकालते हैं। तो उसका सिंपल ये है कि जैसे कि अपने पास ये थे कि इधर गया, अगर मतलब मतलब एक घर जिसमें 2 लोग रहेंगे, तो 2 लोग है तो 2 लोगों वाला घर इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके बाद 3 लोग वाला घर इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी, 4 लोग वाला घर इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी, 5 इंटू उसकी, और सिमिलरली 10 तक जाएंगे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो जो 0, 1, 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसका वो है ही नहीं। मतलब अगर हमने बोला कि 1 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी, तो 1 इसमें तो है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 ही आएगी। तो 1 इंटू 0 लिखा तो वो 0 ही होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर 6 हमने बोला कि 6 लोग क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें 6 रहेंगे, तो इसमें कहीं पे भी 6 नहीं है, कोई भी घर में 6 नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी। तो इसलिए 6 इंटू 0 आएगा, 7 इंटू 0, 8 इंटू 0, तो वो तो इंटू 0 है, तो इसलिए 0 ही होगा। तो इसलिए हमने अभी के लिए उसको एलिमिनेट कर दिया। अभी के लिए हमने सिर्फ वही, इसलिए अब ये मतलब क्योंकि वो इंटू 0 होगा तो वैसे भी निकल जाने वाला है, तो इसलिए हम सिर्फ वही वैल्यूज का कैलकुलेशन में लेंगे जो पॉसिबल है। तो हमने क्या बोला कि मतलब ऐसा घर है जिसमें 2 फैमिली मेंबर्स है, तो वो वाला इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी, कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो प्रोबेबिलिटी यहाँ से मिली। सिमिलरली ऐसा घर उसमें जिसमें 3 लोग है, तो 3 लोग होना 3 लोग इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली 4 लोग वाला घर इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी, 5 लोग वाला घर उसकी प्रोबेबिलिटी, और 10 लोग वाला घर उसकी प्रोबेबिलिटी। तो बस। तो अ, मतलब ये अगर देखा जाए हम, तो ये जो 2, 3, 4, 5 और 10, ये जो है वो आउटकम्स जो है वही में से उठाए हैं, कि जो आउटकम्स है उसमें कौन कौन सी वैल्यू थी।
तो ये वैल्यूज रिपीट हो रही है, तो इसलिए मतलब देखा जाए तो हमने ये दो है यहीं से उठाया है, दो जो है वो कि यहाँ से उठाया है यहाँ पे। उसके बाद अगर तीन है तो वो भी आउटकम वाले में से उठाया, उसकी प्रोबेबिलिटी जोड़ दी। उसके बाद चार भी आउटकम्स है उसमें से उठाया, उसकी प्रोबेबिलिटी इनटू में लगा दी। उसके बाद पाँच उसकी प्रोबेबिलिटी इनटू उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस 10 उसकी प्रोबेबिलिटी। मतलब हमें सिर्फ जो आउटकम है उसमें जो यूनिक वैल्यूज है उनको पकड़ना है और उसका इनटू में उसकी प्रोबेबिलिटी इनटू कर देनी है बस, और उनको फिर प्लस कर देना है। बस सिंपल, मतलब आउटकम वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम वन प्लस आउटकम टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम टू प्लस आउटकम थ्री इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम थ्री, डॉट डॉट सिमिलरली सो ऑन। मतलब आउटकम जितना रहेगा उसका इंटू प्रोबेबिलिटी जोड़ देना है और सबको मतलब इंटू में प्रोबेबिलिटी करना है और एंड में सबको जोड़ देना है। तो वही, तो इसका जब करेंगे तो आएगा 4.2। तो मतलब 4.2 लोग तो नहीं हो सकते, इसलिए हम बोलेंगे कि 4 पीपल। तो ये इसी को हम बोलते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू, कि अगर कोई भी मतलब ये आंसर है उसका कि अगर हमने रैंडमली, ये अपना क्वेश्चन था ना कि द 100 घर है उसमें से रैंडमली कोई भी एक हमने पकड़ लिया, तो उसमें कितने फैमिली मेंबर्स का काउंट क्या हो सकता है। तो इसके मतलब ये वाला प्रोसेस से हम उसका एक्सपेक्टेड काउंट निकाल सकते हैं, और जो 4 आया है कि मतलब इसका आंसर है कि अगर हमने 100 ऐसा गांव है जिसमें 100 एक गांव था उसमें अगर 100 घर थे, उसमें से कोई एक रैंडमली पकड़ लिया घर, तो उसमें फैमिली काउंट जो है फैमिली मेंबर्स का काउंट एक्सपेक्टेड वैल्यू 4 है कि उसमें 4 हो सकता है, उसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं। और वो इस प्रकार से निकालते हैं। तो ये मतलब उसके प्रोसेस है निकालने की, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने की प्रोसेस है बस। तो इसमें मतलब सिंपल ही है कि आउटकम वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम वन, और आउटकम वन ये इधर से ही मिलेगा अपने को, इधर से दिया हुआ ही रहता है, तो उसमें से यूनिक वैल्यू से हमें पकड़नी है बस। तो इससे हमें मिलता है, और जो एंड में ये कैलकुलेशन करने के बाद जो मिलता है वही रहता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो मतलब वही कि जो हम वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसी को हम बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशन। तो मैथमेटिक्स में जनरली एक्सपेक्टेशन वर्ड है वो ज़्यादा यूज होता है कि एक्सपेक्टेशन। तो इसलिए ये वाला जो है एक्सपेक्टेशन है वो हर बहुत जगह पे यूज होता है। तो ये उसका सिंपलेस्ट एग्जांपल था। तो उसके बाद हाँ, उसके बाद एक और वीडियो है जिसमें मीन मीडियन मोड वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी हमने एकदम क्लियरली एक्सप्लेन किया था। तो इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई कार्ड में भी मिल जाएगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे जो टर्म्स है वो इम्पोर्टेंट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और उसके टाइप्स के डिस्कशन के लिए। तो अगले वाले वीडियो में हम वही देखेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और उसके टाइप्स। और वो समझने के लिए ये जो सारे टर्म्स है ये वाली प्लस ये हमने डिस्कस करी, ये सारे टर्म्स अच्छे से समझने चाहिए, इसलिए हमने ये सारा ये वीडियो बनाया था। तो ये वाली समझने के लिए ये वाला वीडियो देख लेना, ये मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो का बाद में देखेंगे।